हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपके MSD 01 का ये जो है आपका फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो पहले पुराने वाले क्वेश्चन आए हैं 5 साल के, उनको देख लेंगे ताकि एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस तरह के आए हैं। उसके बाद जो अपन है सारी चीज़ें जो है देख लेंगे एक एक। मैं आपको अब मैं अपने नोट्स पे दिखा देता हूँ, कंटेंट क्या क्या रहने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार में, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपके कॉमन होंगे उनके मैंने आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन निकाल के मैंने आपके टाइप वाले आंसर प्रिपेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये प्रिंटेड जो क्वेश्चन बार बार आपको आए हुए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होने कल, तो एक तो वो देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा मैं आपको दूंगा मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स जो आपको इस तरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये सारे आप लोगों को इतने पढ़ने नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है, बट आपको ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए काम की चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको केवल सुनना है इसको। ठीक है, आपके लिए पढ़ने के लिए नहीं है ये, आपको केवल उतना समझना है, उतना सुनना है जितना कि मैं आपको बताऊंगा, और कल कल जाके आपको लिख देना है। ठीक है, आपको वैसे इतनी जानकारी होगी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर कवर करके आए हैं, फर्स्ट ईयर क्लियर करके आए हैं, तो आपकी चीज़ें वैसे भी याद होगी। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उनसे आपको पढ़ना है। देखो, मैं अपने नोट्स को लाइव क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास मैंने ले ली है। सारे मेरे जो नोट्स है अपने, क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या चीज़ें आने वाली, क्या क्या चीज़ें आपको कल काम आने वाली, वो सारी मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बट पहले वो क्वेश्चन जो आपके आने वाले क्वेश्चन है, तो पृथ्वीराज रासो के प्रमुख विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बार बार आता है, इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, गीति काव्य के रूप में विद्यापति की पदावली की विशेषताएं जो है पूछी जाती है बार बार से, इसको अपन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि कबीर की भाषा के रूप में विभिन्न रूपों की चर्चा करिए। ठीक है, सूर काव्य में प्रेमानुभूति का विवेचन कीजिए, ये क्वेश्चन है। इसके बाद मीरा की भक्ति पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ, ये क्वेश्चन बार बार आपके आए हुए हैं। ठीक है, तुलसीदास की भाषा पर जो है आपको जो विशेष तुलसीदास की भाषा भाषा पर जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, घरानंद के प्रेम संबंधी दृष्टिकोण का मूल्यांकन करिए। ठीक है, तो घरानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण कैसा रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उनमें से है आपकी विद्यापति की काव्य भाषा पर विचार करिए। ठीक है, तो विद्यापति की जो लैंग्वेज कैसी, उस पर आपको देखना है। पद्मावत में अभिव्यक्त जायसे की सूफी मत संबंधी धारणाओं को लिखना है। सूफी मत मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया है पहले लाइव क्लास में, तो आप वहाँ जाके देख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, भक्ति के अंदर आलोक में सूरदास का मूल्यांकन करिए, तो सूरदास की भक्ति कैसी है वो भी आपको जो इक्वेशन बार बार आपको पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपको कुछ व्याख्याएं देखने को मिलती है, जिसमें आपको जो आप बाकी क्वेश्चन पढ़ोगे उनमें से किसी कोई दो सेम टू सेम रहेगी, है ना। तो एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, मतलब 7वें क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, इसमें से आपको 2 कर लेने हैं। तो ये जो 2 ऑप्शन आपको करने होंगे ना, ये कोई ना कोई ऊपर की जो आप क्वेश्चन करके आएंगे 1 से लेकर 6 तक, पहला तो अनिवार्य है। तो 2 से लेकर के 6 तक जो क्वेश्चन करोगे, इन्हीं में से कोई कॉमन क्वेश्चन इन 7वें क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 व्याख्याएं जो बार बार पूछी गई, मैं आपको यहाँ पे ये करवाने वाला हूँ। ठीक है, अपन पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो वाले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, ये किसने लिखी है? चंद्रप्रदाई ने लिखी है। चंद्रप्रदाई नहीं, चंद्रप्रदाई है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की वीर गाथा काल की रचना है, आदिकाल की रचना है, पहले तो आपको मैं बता दूं। ठीक है, आदिकाल की क्या स्थिति थी? आदिकाल है ना, आदिकाल की रचना है। आदिकाल में क्या हो रहा था? युद्ध वगैरह ज़्यादा हो रहे थे, तो उस टाइम के जो कवि थे वो युद्ध से मतलब वीरता से भरी हुई जो रचनाएं रचते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वीर गाथा काल की रचना, इसके रचयिता चंद्रप्रदाई माने जाते हैं। यह एक विस्तृत महाकाव्य है जिसमें वीरता, प्रेम, युद्ध, राजनीति, राजपूत शौर्य का समन्वय मिलता है। ठीक है, इसमें विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु के मुख्य बिंदु क्या है इसमें? तो इसमें आपकी विषय वस्तु के मुख्य बिंदु ऐतिहासिकता और वीरता का संगम है। इतिहास भी दिखाया गया है और वीरता का संगम भी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का सुंदर मिश्रण है, मतलब इतिहास तो है ही, ठीक है, बट इसमें कल्पना का भी जो है मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। साहित्य यही तो होता है ना, साहित्य के अंदर आपको इतिहास थोड़ी देखने को मिलेगा, फिर इतिहास में क्या देखने को मिलेगा अगर साहित्य में पूरा पूरा इतिहास लिख दिया जाए। साहित्य के अंदर कल्पना का जो झोंक, मतलब कह सकते हैं कि कल्पना की झोंक लगानी पड़ती है, तो कल्पना बतानी पड़ती है कि कवि क्या सोच रहा है उस टाइम पे। ठीक है, इसमें कल्पना और इतिहास है। ठीक है, पृथ्वीराज को आदर्श, शूरवीर, राष्ट्र रक्षक और स्त्री सम्मान के प्रतीक के रूप में उभारा गया है। पृथ्वीराज और संयोगिता का
संयोगिता की प्रेम कथा का प्रसंग जो इसमें आता है। पृथ्वी विषय वस्तु सबसे आकर्षक भाग पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रणय प्रसंग है। पृथ्वीराज और संयोगिता का जो विवाह या प्रेम कथा है उनकी, वो इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा आकर्षक आकर्षक भाग है इस पूरे पूरे जो है पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, संयोगिता द्वारा स्वयंवर में पृथ्वीराज को वरमाला पहनाना और पृथ्वीराज द्वारा उसे उन्हें अपहरण रूप में विजय करना अत्यंत प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसंग है। ठीक है, इसके बाद यह प्रेम अध्याय रासो का केवल वीर काव्य नहीं बल्कि श्रृंगार काव्य भी बनता है। ठीक है, इसके बाद युद्ध प्रसंगों का अद्भुत वर्णन इसमें देखने को मिलता है। रासो की विषय वस्तु में चौहान मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्धों का रोमांचक वर्णन मिलता है। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय और दूसरे युद्ध में पराजय मर्मस्पर्शी ढंग से लिखी गई है। युद्ध वर्णन में वीर रस की पराकाष्ठा दिखाई देती है। घोड़ों की टापें, तलवारों की झंकारें, रणभूमि का उत्साह कंपन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यह है इसकी विषय वस्तु, पृथ्वीराज की विषय वस्तु पर प्रश्न पूछते हैं बार बार से। ठीक है, चौथा है राजपूती आदर्श की प्रस्तुति। ठीक है, तो विषय वस्तु में साहस, सत्य, साहस, दानशीलता, प्रतिज्ञा पालक, मित्रता और समानता का आदर्श रूप दिखाई देता है। जातीय गौरव और राष्ट्र रक्षा की भावना अत्यंत प्रबल है। चंद्रप्रदायी ने इसे केवल पृथ्वीराज की जीवनी नहीं बल्कि संपूर्ण राजपूती संस्कृति का इतिहास बना दिया। ठीक है, पृथ्वीराज की अंतिम स्थिति और शब्दभेदी बाण प्रसंग, अंतिम स्थिति और शब्दभेदी बाण प्रसंग भी जो बहुत ज़्यादा इसमें आपको चर्चा में देखने को मिलता है। ये भी आपने कई कई बार सुना होगा, है ना। वो एक लाइन है ना कि 4 बांस 24 गज अंगुल हस्त प्रमाण, ताऊ ते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। तो ये इसी का प्रसंग है वो। ठीक है, तो गोरी द्वारा बंदी बनाए गए पृथ्वीराज को चंद्रप्रदायी द्वारा मुक्त कराने का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शब्द भेदी बाण तकनीक का उपयोग कर पृथ्वीराज द्वारा घोरी का वध किया जाना काव्य की पराकाष्ठा है। ठीक है, इस प्रसंग में मित्रता, प्रतिभा और प्रतिशोध तीनों ही काफी मिश्रण भाव के साथ दिखते हैं इसमें। ठीक है, भाषा शैली और वर्णन कला, वर्णात्मक कला कैसी है इसमें। विषय वस्तु को जीवंत बनाने के लिए चंद्रप्रदाय ने ब्रज और खड़ी बोली की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों से कथा अत्यंत प्रभावी बनती है। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष क्या है इसका कि पृथ्वीराज रासो केवल एक वीर काव्य नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की गौरव गाथा है। इसकी विषय वस्तु वीरता, प्रेम, धर्म और देशभक्ति से परिपूर्ण है। इसने हिंदी साहित्य में अमर स्थान दिलाया। ठीक है, तो इसलिए रचना जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपकी गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएं। गीति काव्य में विद्यापति की पदावली की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, विद्यापति आपके रीतिकालीन कवि में है। ठीक है, तो मैथिली कवि विद्यापति की पदावली गीति काव्य की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसमें राधा कृष्ण के विरह मिलन, श्रृंगार, भावुकता, कोमल अनुभूतियों का अद्वितीय संकलन है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है इसकी मुख्य विशेषताओं में आप देखोगे तो कोमल, श्रृंगारिक और माधुर्य युक्त भाषा है। ठीक है, कोमल, श्रृंगारिकता और माधुर्य युक्त भाषा देखने को मिलेगी इसमें। विद्यापति की भाषा सरल, मधुर, कोमल और संगीतात्मक है। पदों में संगीत की लय और बोलचाल की सहजता और भावनात्मक गहराई सहजता से झलकती है। ठीक है, काव्य की माधुर्य पाठक को भक्ति और प्रेम दोनों का अनुभव कराता है। दूसरा आता है इसमें राधा कृष्ण का प्रेम जो है दार्शनिक रूप में उपस्थित है। तो पदावली में प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक प्रेम है। ठीक है, अलौकिक प्रेम का इसमें जिक्र होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम जीवन संबंध इस संबंध का प्रतीक बन जाता है। विरह, मिलन, मान, उपालंब, तिरस्कार और प्रेम के सभी पक्षों को सूक्ष्म रूप से इसमें चित्रित किया गया है। ठीक है, गीति काव्य की सभी विशेषताओं का समावेश जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गीति काव्य में लय, भाव, सघनता, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता प्रमुख होते हैं। ये सभी विद्यापति के पदों में स्पष्ट है। हर पद एक भाव चित्र है जो तुरंत प्रभाव डालता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। आपको भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। विद्यापति ने माधुर्य भक्ति को पदावली का केंद्र बनाया। राधा कृष्ण के प्रेम को भक्ति का मार्ग बताया। प्रेम मार्ग दुर्लभ हो, विद्यापति कहे राधा। ये कथन आपको जो है लिख देना है वहाँ पे, ये काम आपके लिए आ सकता है। इस तरह इसको ब्लैक पेन से आप है ना हाईलाइट करके लिख देना। इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रेम मार्ग दुर्लभ हो, विद्यापति कहे राधा। ठीक है, कि प्रेम का मार्ग दुर्लभ है। प्रकृति का सजीव चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है आपको। ठीक है, प्रकृति का क्या चित्रण देखने को मिलता है कि आपको वर्षा ऋतु, बसंत, वन कुंजवन, यमुना का तट, मधुप झुंड और वीर्यवान प्रकृति चित्र काव्य में भरे पड़े आपको मिलते हैं। वातावरण प्रेमानुभूति को और गहन बनाता है। ठीक है, इसमें लोकगीत भी देखने को मिलते हैं, है ना।
लोकगीति जैसे कि पदों में लोक लय और लोक धुनों का प्रयोग हुआ है। भाषा में मैथिली की मिठास और संस्कृति की झलक देखने को आपको इसमें मिलती है। ठीक है। इसके बाद मानवीय मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण आपको इसमें देखने को मिलता है। राधा का मान, कृष्ण की शरारत, सखी का उपदेश सब अत्यंत स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक रूप से चित्रित है। निष्कर्ष क्या है कि विद्यापति की पदावली गीति काव्य की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रखती है। इसकी विशेषताएं माधुर्य, भाव गौरव, संगीतात्मकता, प्रेमा भक्ति इसे अनूठा और विस्मरणीय बनाती है। ठीक है। इसके बाद बात करें कि कबीर की भाषा के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए। कबीर को मैंने बहुत डिटेल से आपको लाइव वीडियो में पढ़ा दिया है। देखो लाइव वीडियो का आपको एक पूरा सेशन दिया है मैंने, ताकि आपको अलग अलग पार्ट्स में कुछ भी देखना नहीं पड़े। आप एक ही पार्ट में जो आपका पूरा MSD 01 का जो पूरा सिलेबस है ना, उसको एक बार में कवर कर लोगे और आपको एक बहुत बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। आप उस कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको करने की कंडीशन में आप आ जाओगे। ठीक है। सो कबीर की भी बहुत डिटेल में चर्चा हुई। सूर की, तुलसी की, रीतिकालीन काव्य की पूरी चर्चा हो चुकी है। ठीक है। तो आदिकाल से लेकर के आपका रीतिकाल तक का जो पूरा डिस्कशन मैंने आपको लाइव वीडियो में कर दिया है। उसका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, बट आप देख लेना एक बार। मुझे पता नहीं वो उसकी प्रोसेसिंग चल रही है बीच में, और उसमें आई थिंक ओरिएंटेशन का थोड़ा रहेगा, बट आप उसको झूम करके देख लेना ना। उसको मोबाइल को, ये ऐसा होता है मोबाइल, इसको ऐसे रखना और उसको झूम कर लेना। इस वीडियो को यहाँ से झूम कर लेना तो अच्छा आपको क्वालिटी दिख जाएगी उसके अंदर, और आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। आपका सारा का सारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो कबीर की भाषा पर देखें अपन, तो कबीर की भाषा पर चर्चा करें तो जस्ट गिव ए सेकेंड। यस। सो कबीर की भाषा की बात करेंगे तो कबीर ने किसी एक शास्त्रीय भाषा का पालन नहीं किया। ठीक है। बल्कि बोलचाल की अनेक भाषाओं का मिश्रण बनाकर एक सरल जन सुलभ भाषा का निर्माण किया, जिसे साधुकड़ी कहते हैं। साधुओं की भाषा कैसी होती है? शास्त्रीय नहीं होती है ना, बोलचाल की आम भाषा होती है उनकी। तो भाषा के प्रमुख रूप कौन कौन से? साधुकड़ी भाषा। ठीक है। तो उनकी भाषा मुख्य रूप से साधुकड़ी है, जो राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज, पंजाबी, अवधी का मिश्रण है। इसी मिश्रण ने भाषा को सार्वभौमिक, सहज और जनसुलभ बनाया है। ठीक है। ब्रज भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया है। ठीक है। कई पदों व दोहों को ब्रज की मधुरता दिखाई पड़ती है, जैसे कि माला फेरत जग भया। माला फेरत जग भया, ये ब्रज की मधुरता भी है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो अवधि का प्रभाव भी जो है इनकी कबीर की भाषा में देखने को मिलता है। ठीक है। सरलता, सहजता बढ़ाने के लिए अवधि पदबंधों का प्रयोग किया गया है। इससे भाषा और अधिक जनभावना के करीब हुई है। ठीक है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया है। कबीर की भाषा में ग्राम्य शब्दों, लोकोक्तियों, मुहावरों का व्यापक प्रयोग मिलता है। उनका उदाहरण जैसे कंकर पत्थर जोड़ी के, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ। तो इस तरह के उदाहरण आपको जो एग्जाम्पल्स के रूप में लिखने पड़ेंगे। लिखोगे तो आपको ज़्यादा जो है इम्पेक्ट आएगा आपके आंसर्स में। जब जान आएगी तो आपको आंसर में जो कॉपी चेकर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है। लिखना जरूरी है, कुछ लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक दो याद करके जाओ, ज़्यादा सही रहेगा। पूरी कॉपी में 2-4 भी ऐसे दिख जाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ इसने काफ़ी डीपली पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट है कबीर की भाषा के पक्ष में कि प्रतीकात्मकता और रूपात्मक भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया है। उनके दोहों में प्रतीक जैसे गगन, पवन, जल, द्वीपक और ज्योति, मन का सूक्ष्म रूप से प्रयोग मिलता है। भाषा छोटी लेकिन अर्थ अत्यंत गहरा है। ठीक है। भाषा छोटी है लेकिन उसका जो अर्थ है वो ज़्यादा गहरा है। अपभ्रंश और तद्भव, तत्सम शब्दों का संतुलित उनमें प्रयोग हुआ है। कबीर ने संस्कृत सत्सम शब्द भी अपनाए हैं और अपभ्रंश शब्द भी अपनाए, बट इनकी मात्रा बहुत कम है, बहुत ही कम है। ठीक है। इससे भाषा में कठोरता और सरलता को दोनों का संतुलन बना है। ठीक है। खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप देखें तो कबीर खड़ी बोली के शुरुआती कवियों में से माने जाते हैं। भाषा में स्पष्टता और संक्षिप्तता इसी बोली की देन है। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो कटाक्ष, व्यंग्य और सीधी बात की शैली भी उनकी देखी जाती है, कि अपनी जो बहुत टेढ़ी बात होती है उसको भी सीधे सपाट तरीके से वो कह देते हैं। ठीक है। सीधी भाषा में बोल सकते हैं। तो समाज भाषा अत्यंत धारदार, व्यंग्यपूर्ण और प्रहारक। ठीक है। इस प्रकार समाज, धर्म और पाखंड पर सीधा प्रहार भाषा को तेज और प्रभावपूर्ण बनाता है। तो ये है कबीर की आपकी भाषा। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है फिर कबीर की लैंग्वेज का? इसका निष्कर्ष को देखेंगे तो कबीर की भाषा विविध रूपों का सुंदर संगम है, जिससे उनके विचारों का जन जन तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भाषा सहज, प्राणवान, व्यंग्यमयी और दार्शनिक गहराइयों से भरी हुई है। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे सूर काव्य में चित्रित प्रेमानुभूति का विवेचन कीजिए। तो सूर काव्य में किस तरह की प्रेमानुभूति है उसका चित्रण यहाँ पे करना है। ठीक है। भूमिका में क्या देखेंगे तो सूरदास की काव्य सृष्टि में राधा कृष्ण का प्रेम कौतुक अत्यंत गहन, मृदुल और दिव्य के रूप में उपस्थित है। भक्ति और प्रेम का ऐसा संवेदनशील संगम हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, कि भक्ति भी साथ में है जहाँ पर, और जो है प्रेम भी साथ में है। ऐसा केवल सूर के साहित्य में आपको देखने को मिलता है, अन्यथा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो मुख्य बिंदु क्या है उनके प्रेम अनुभूति के?
तो पहला है कि वात्सल्य और माधुर्य का भाव उनके साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है, सूर ने कृष्ण के बाल रूप में वात्सल्य प्रेम को, राधा कृष्ण के संबंधों और माधुर्य प्रेम को सशक्त रूप में उभारा है। प्रेम का यह द्वितीय रूप काव्य को आत्मीयता से भर देता है। ठीक है, दूसरा राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम है यहाँ पे। ठीक है, सूर के यहाँ प्रेम केवल देह का नहीं, आत्मा का संबंध है। ठीक है, ये आत्मा का संबंध है। राधा का विरह, मान, पुनर्मिलन हर अवस्था गहन भाव दशा को दर्शाती है। दर्शन वियोग सूर काव्य का सबसे भावात्मक पक्ष है। ठीक है, दर्शन वियोग मतलब दर्शन के लिए तड़प जाना ना, दर्शन वियोग का मतलब है कि दर्शन के लिए तड़प जाना, ये इसका सबसे बड़ा भावात्मक पक्ष है। ठीक है, प्रेम को मनोवैज्ञानिक गहराई तक जो दिखाया गया है इनके काव्य में सूरदास ने। ठीक है, सूरदास ने प्रेम की सूक्ष्मता अनुभूतियों को अत्यंत आत्मीय ढंग से अभिव्यक्त किया। राधा की व्यथा, सखियों की सलाहें, कृष्ण की चंचलता सब मनोवैज्ञानिक सटीकता से चित्रित है। दार्शनिक भावभूमि क्या है इसकी? सूर का प्रेम भक्ति अध्यात्म से जुड़कर जीव ईश्वर की एकात्मक एकता का प्रतीक बनता है। राधा जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा, राधा जीवात्मा है और कृष्ण क्या? परमात्मा है। इस रूप में ऐसा दिखता है। दार्शनिक भाव जो आपको इस इनके काव्य में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन तो और क्या दिखता है प्रेम भक्ति इनके, प्रेम भाव इनके काव्य में। प्रकृति और पर्यावरण का एक प्रेम भाव का प्रभाव दिखता है, प्रेम भाव का संबंध दिखता है, जैसे कि वर्षा, बसंत, नदियों, वन उपवन का वातावरण भावनाओं को गहनता प्रदान करता है। दूसरा है कि सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है कि संगीतात्मकता और लय में इनके प्रेम जो है, प्रेम जो इनका ये जो प्रेमात्मा है इसमें प्रेमानुभूति में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सूर के पद गेय है, मतलब सूर के पदों को गाया जा सकता है। ठीक है, उनका संगीत, ताल, लय प्रेम के माधुर्य को बढ़ाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि सूर काव्य की प्रेमानुभूति मानवीय मन के सबसे कोमल, गहन और दिव्य रूप का चित्रण है। इसमें प्रेम का भाव आध्यात्मिकता से जुड़कर अनंत हो जाता है, आध्यात्मिक से जुड़कर अनंत हो जाता है, मतलब आध्यात्मिकता से जुड़कर जो है इन्फिनिटी तक बढ़ने वाला इनके भाव दिखता है। ठीक है, ऐसे ही अपन तुलसीदास की भाषा विशेषता की चर्चा जब करें तो तुलसीदास की भाषा की जब चर्चा करेंगे तो तुलसी की भाषा मुख्यतः होती है, परंतु ब्रज, संस्कृत, तत्सम, लोक शैली और प्राकृत रूपों का सुंदर मिश्रण मिलता है। उनकी भाषा भक्ति, दर्शन और नीति का अनोखा मेल करती है। मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं हैं अवधि की सरलता और सौम्यता। ठीक है, रामचरितमानस अवधि में लिखी गई, जिससे यह अत्यंत सहज और लोकप्रिय हुई। ठीक है, अवधि में लिखी गई, अवधि तो एक आज भी भाषा है किसी क्षेत्र की। ठीक है, अवध क्षेत्र की भाषा है आज भी। तो ये RCM यानी रामचरितमानस इसलिए ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि ये अवधि में लिखी गई, लोक भाषा में लिखी गई, इसलिए अत्यंत सहज और लोकप्रिय हुई आज भी। ठीक है, भाषा में बोलचाल की मिठास है जिससे पाठक तुरंत जुड़ जाता है। ठीक है, ये इसकी तुलसीदास जी की भाषा का प्रभाव है। संस्कृत परंपरा का प्रभाव इन पर रहा है। ठीक है, तुलसी के शब्दकोश में अनेक संस्कृत तत्सम शब्द मिलते हैं, जैसे भक्ति, नीति, धर्म, ज्ञान आदि। इससे भाषा में शास्त्रीय गरिमा आती है। ठीक है, ब्रज का प्रयोग भी इनकी भाषा में देखने को मिलता है। तो ब्रज का प्रयोग देखो तो आप विशेषतः गीति काव्य, विनय पत्रिका के पदों में ब्रज की माधुर्य परंपरा देखने को मिलती है। चौथा है आपका लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी इनकी भाषा में जो है आपको देखने को मिलता है। तुलसी ने जनजीवन को भाषा में उतार दिया है। जनजीवन जो इनकी भाषा में दिखता है। ठीक है, उनकी लोकोक्तियाँ आज भी लोक भाषा में प्रचलित है। वर्णन कला और सजीवता, युद्ध, प्रकृति, चरित्र और भाव, उस सबका अत्यंत प्रभावशाली चित्रण उनकी भाषा में सबसे बड़ी विशेषता है। गांधीर्य और सहजता का अद्भुत संतुलन भी जो है इनकी भाषा में देखने को मिलता है कि भाषा में न अत्यधिक भारीपन है, न अत्यधिक उनकी भाषा हल्की है, मतलब भाषा उनकी क्या है? संतुलित भाषा है। ठीक है, तुलसी की भाषा कैसी है? संतुलित है। तो भक्ति भाव के अनुरूप मध्यम, संतुलित और अर्थपूर्ण भाषा है उनकी। अलंकार और चित्रात्मकता का क्या स्टैंडर्ड है उनकी लैंग्वेज में? तो उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक आदि का सहज प्रयोग भी उनकी भाषा को आकर्षक बनाता है कि अच्छे अलंकारों का इस्तेमाल भी वो करते हैं। ठीक है, नीति और लोक मंगल की झलक जो है उनके काव्य की जो लैंग्वेज उनके अंदर उसके अंदर देखने को मिलती है कि तुलसी की भाषा केवल काव्यात्मक नहीं, शिक्षाप्रद और समाज उन्मुख भी है, मतलब समाज कल्याण वाली लैंग्वेज है ना, वेलफेयर स्टेट की लैंग्वेज है, राम राज्य वाली लैंग्वेज कह सकते हो। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है इसका कि तुलसीदास की भाषा अपने सरल, सजीव, मधुर और दार्शनिक स्वरूप के कारण हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। उनकी भाषा ने भक्ति साहित्य को ही नहीं, संपूर्ण भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये आपके तुलसी यहाँ पे खत्म होते हैं, है ना। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इसके बाद आपके 4-5 क्वेश्चन और बचेंगे जिसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगा ताकि आपको रिवीजन में जो है आराम से आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका रिवीजन करिए इस वीडियो से। और ये PDF में आपको है स्टैटिक मित्रा टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। क्या है टेलीग्राम चैनल? आप टेलीग्राम पे जाना @ स्टैटिक मित्रा,
ये सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, पीडीएफ की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको इसका। और लाइव सेशन में पहले कर चुका हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग वहाँ से आ जाएगी। अगर आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको देखिए आप, एंड विल मीट सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड जय हिंद।